सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। मैं हाजिर हूँ नदीम आपके साथ एमसीक्यूज बेस्ड ऑन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पार्ट 2 के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मैं बताया था कि जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ा रहे थे, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, उसके बाद फिर गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशंस एंड द लॉज, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस बेस्ड ऑन गैलीलियोज ऑब्जर्वेशन। तो फिर पहला लॉ हमने आपको बताया था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपसे जो डिस्कशन किया था वो हमने बताया था कि द बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, दैट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स को अनबैलेंस्ड फोर्स भी कहते हैं। तो हमने बताया था कि अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता है तो बॉडी अपनी ही हालत में रहती है, चाहे वो स्टैटिक पोजीशन में हो यानी कि रेस्ट पोजीशन में हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन में इन स्ट्रेट लाइन हो। इसी के क्रम में आया था कि बॉडी अपनी ही हालत में रहना चाहती है, तो उसको हम इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इस टेंडेंसी को कहते हैं इनर्शिया। यानी कि इनर्शिया यानी बॉडी जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहना चाहती है, इसको कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया तीन टाइप के आपको हमने बताया था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। फिर हमने आपको बताया था कि द रिलेशन बिटवीन इनर्शिया एंड मास। हमने बताया था कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया और इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी मास बढ़ते जाएंगे तो इनर्शिया भी बढ़ती जाएगी। तो ये सारी बातें हमने पार्ट 2 में बताया था। इसी पर बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने एमसीक्यूज। आइए पहला क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करते हैं यहाँ पे। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बुक एट रेस्ट ऑन अ टेबल आर। जब टेबल पर कोई बुक रेस्ट पोजिशन में हो, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी acting vertically downward, force exerted by the table on the book acting vertically upward. Option only A, only B, either A or B, both. यानी कि किसी टेबल पर रेस्ट में रखी हुई किताब पर कौन कौन सा फोर्स लगता है, ये है मेनली क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में के आंसर में दो पॉइंट यहाँ पर है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण बल लंबवत नीचे की ओर कार्य करता है, या दूसरा क्वेश्चन है कि मेज द्वारा पुस्तक पर लंबवत रूप से ऊपर की ओर कार्य करने वाला बल आरोपित किया जाता है। ये दो फोर्स के बारे में बता रहे हैं। तो क्या दोनों फोर्स लगते हैं, या एक पहला फोर्स लगता है, या दूसरा फोर्स लगता है, या दोनों लगता है। तो जैसा कि आपको बताया था कि यानी कि टेबल पर रखी हुई किताब अगर रेस्ट पोजीशन में है और उस पर कोई बल हम नहीं लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो उस पर दो बल लग रहे हैं। एक बल तो वो जो किताब को नीचे की ओर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो, और दूसरा फोर्स जो है जो टेबल द्वारा किताब को ऊपर की ओर लगता है, तो इसको कहते हैं नॉर्मल। तो इस तरह से ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देता है, दैट इज द बैलेंस्ड फोर्स। और फिर यहाँ पर ये जो आंसर होगा यहाँ पर बोथ हो जाएगा, दोनों। ये है जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें, इस पोजीशन में द फोर्स ऑन द बुक आर बैलेंस्ड, द टेबल पुशेस अपवर्ड ऑन द बुक एंड द ग्रेविटी पुश डाउनवर्ड ऑन द बुक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपके साथ कि व्हेन द ब्रांच ऑफ अ ट्री इज शेकन, जब पेड़ को हम हिलाते हैं तो राइपन फ्रूट्स जो है गेट डिटेच्ड, यानी कि पके हुए फल डिटेच हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अभी आम का मौसम था, आपने देखा ही होगा, खूब हिलाया होगा टहनी को तो आम गिरे होंगे। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये कौन सा एग्जाम्पल है, न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सब जैसा कि आपको हमने बताया था, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। अगर हम शाह को नहीं हिलाते, यानी अगर हम कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाते, अगर हम कोई
एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, तो इसका मतलब है कि आम जो है अपनी टहनी से लगा हुआ रहता। दैट इज द अनबैलेंस्ड फोर्स वर्क हियर। और यहाँ पर देखिए, शेकिंग द ब्रांच ऑफ द ट्री, दैट इज द अनबैलेंस्ड फोर्स। रिजल्ट, डिटैचमेंट ऑफ द फ्रूट फ्रॉम द ब्रांच, दैट इज द फर्स्ट लॉ। जी हाँ, फर्स्ट लॉ इज द आंसर। सेकंड, that is third question, which of the following body has least inertia? जी हाँ, least inertia आपको हमने बताया था जब हम इसके MCQ शुरू करने से पहले कि what is the relation between the mass and the inertia। तो आइए, किसका मास ज़्यादा है आप बताएंगे। मास ऑफ कंप्यूटर, पेंसिल, फुटबॉल, आयरन बॉल साइज इक्वल टू द फुटबॉल। तो माउस ऑफ द कंप्यूटर यानी कि सबसे भारी अगर कोई होगा तो दैट इज द आयरन बॉल होगा, यानी कि आयरन बॉल सबसे ज़्यादा मास होगा, यानी कि इनर्शिया भी उसका सबसे ज़्यादा होगा। फुटबॉल उससे कम होगा, इसका मतलब है इनर्शिया भी उससे कम होगा। माउस ऑफ कंप्यूटर उससे कम होगा इनर्शिया, और पेंसिल चूँकि सबसे छोटा पतला होता है आमतौर पर, तो इसलिए लीस्ट इनर्शिया जो होगा वो पेंसिल का होगा। तो यानी मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू inertia, inertia is directly proportional to mass। Yeah, mass is directly proportional to inertia। Next question, question number 4, if no force acts on a body, जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लगता है तो होता क्या है, आइए देखते हैं। नो चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, बोथ, नन ऑफ द अबव। वही क्वेश्चन मैंने दोहरा दिया है, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आंसर इज 1, यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बैलेंस्ड फोर्स और नो फोर्स, यानी कि नो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी गेट्स इंक्रीज्ड, इट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ड्यू टू मास ऑफ द बॉडी, ड्यू टू एयर, नन ऑफ द अबव। यानी कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी गेट्स इंक्रीज, यानी कि उनका स्पीड जो है बढ़ जाता है। ये क्यों? दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से उनका जो स्पीड होता है वो इंक्रीज कर जाता है। दैट इज हम लोग कह रहे थे कि वेरिएबल मोशन है वो, यानी कि एक्सेलरेटेड हो गया बॉडी। दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। इसका फर्स्ट ऑप्शन इज हियर। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब यहाँ पर है, वो मतलब यही है कि दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द बॉडी गेट्स एक्सेलरेटेड। First law of Newton gives the definition of force, inertia, both and none of the above. Here, the answer is both. You know, हम क्या कर रहे थे, जब कोई चीज का हर चीज अपनी स्टैटिक पोजीशन में यानी रेस्ट ऑफ मोशन में रहती है या यूनिफॉर्म मोशन में रहती है इन स्ट्रेट लाइन, जब तक कि उसमें कोई बाहरी बल काम न करे, एक्सटर्नल फोर्स काम न करे। तो एक्सटर्नल फोर्स दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स लगाते हैं। फोर्स का डेफिनेशन क्या है? फोर्स का डेफिनेशन यही है कि जो रुकी हुई चीज़ को गतिशील करते, गतिशील चीज़ को की दिशा बदलते, या उनको और गतिशील कर दे, या उसको कम कर दे, या उसकी शक्ल को चेंज कर दे, दैट इज द फोर्स। यानी कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स और इनर्शिया, यानी कि हर चीज़ अपनी स्टैटिक पोजीशन में यानी कि रेस्ट पोजीशन में या यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहती है, ये इसी टेंडेंसी को तो कहते हैं इनर्शिया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड इनर्शिया। नेक्स्ट, जी हाँ, टेंडेंसी ऑफ टू रिमेन इन ओरिजिनल स्टेट, इनर्शिया changes in original state due to unbalanced force. Example of inertia of rest: falling down of dust particle while dusting a cloth, a balloon in a car, earthquake। जी हाँ, ऐसी बात है, जब हम डस्ट पार्टिकल को हम क्या करते हैं, जब डस्टिंग करते हैं तो गिर जाता है। इसका मतलब है कि वो रेस्ट पोजीशन में था, जब हम इसको क्या नाम है झाड़ रहे हैं, ये बॉडी मूव कर गया और वो पार्टिकल जो था वो चूँकि रेस्ट में था,
इसलिए वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, वो गिर जाएगा नीचे। इसी तरह से बैलून इन अ कार, बैलून जो कार में है, तो कार भी स्टैटिक पोजीशन में है और बैलून भी स्टैटिक पोजीशन में है, यानी कि बैलून कहीं मूव नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये भी स्टैटिक इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मैटर है। अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक होता है तो बिल्डिंगें गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? क्योंकि बिल्डिंग जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहना चाहती है। अब अर्थक्वेक जैसे ही मान लेते हैं आगे की तरफ ट्रेवल किया अर्थ, तो पीछे की तरफ गिरेगा, पीछे की तरफ ट्रेवल किया तो आगे की तरफ गिरेगा। तो दैट इज द केस ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जी हाँ, टेंडेंसी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, सैटेलाइट इन स्पेस व्हेन यू स्टॉप पेडलिंग अ बाइसिकल। सैटेलाइट इन स्पेस, स्पेस में जो सैटेलाइट है वो हमेशा घूमते रहते हैं, दैट इज द इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि वो एक बार मोशन दे दिए हैं तो वो घूम रहा है। इसी तरह से जब आप साइकिल चलाते हो और उसके बाद पैडलिंग करना छोड़ देते हो तो साइकिल चलती रहती है, दैट इज द केस ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। यानी बोथ आर द आंसर हियर, कि only A, only B, both are the answer. A, not B, not only A, not only B, but both are the answer here. जी हाँ, tendency to remain in a state of motion. Next, read the following examples. The splashing of mud from the wheels of vehicle in motion, our protection through umbrella, tangential movement of the untied stone. जी हाँ, ये सभी के सभी कौन से एग्जाम्पल? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ऑल ऑफ द अबव। जी, आंसर होगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कहने का मतलब है कि जैसे मड व्हील में लगा, तो व्हील में जो लगा मल, तो जैसा कि व्हील जिस पोजीशन में था, व्हील के नीचे पोजीशन में, तो व्हील जिस पोजीशन में था वो तो मूव कर रही है। जब मूव कर रही है, जो डायरेक्शन में चल रही है, तो यानी कि मड भी जो है इसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है और वो टेंजेंशियल रहता है। इसी तरह से अम्ब्रेला का है सर, अम्ब्रेला में जब वाटर गिरता है तो वो नीचे की ओर गिरना चाहती है, ठीक है, लेकिन जैसे ही उनको हमको अम्ब्रेला मिल जाता है तो पानी बह जाता है वहीं पर। इसी तरह टेंजेंशियल मूवमेंट ऑफ अनटाइड स्टोन, जब स्टोन को हम किसी में देखिए घुमाते हैं तो वो टेंजेंशियल घूमता है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, सॉरी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो हियर दीज थ्री आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब भी। थैंक्स।